Yes, people. I hope you're all doing great. Let's start the session. चलिए यारो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आशा करता हूं कि आप लोग तूफान 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 मजे में हैं और एकदम ब्रिलियंट तरीके से एंजॉयिंग द सब्जेक्ट. सो वेयर वी आर हियर, वी हैड कवर्ड द लास्ट चार्ट 3 ऑफ सेबी एक्ट, है ना. इसके आगे और चलना है. हमने भी चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3 के ऊपर हम आ रहे हैं सेबी एक्ट के, और इस तरह से हमें आगे बढ़ना है. तो हम लोगों ने कल चार्ट 3 को सिर्फ चार्ट से देखा था, आज हम उसे नोट से देखने वाले हैं. एंड आई होप आपका पढ़ाई जो आपका लॉ का सब्जेक्ट है वो बहुत बेहतरीन चल रहा है. यू आर रियली एंजॉयिंग द सब्जेक्ट. चलिए सेबी में और डूबते हुए सबसे पहले जो कल हमने देखा था उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से क्विकली, सो दैट फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है ना यारों. चलो, हमने कल क्या देखा था सेबी एक्ट के अंदर. हमने 11A, हमने उसके ऊपर के सेक्शंस पहले देख लिए. 2 चार्ट हम अच्छे से करके फ्रीज कर चुके हैं, आप पेन डाउन कर चुके हैं. चार्ट 3 भी आप पेन डाउन करके रख चुके हैं. इसके अंदर हमने जो सेक्शंस देखे वो थे 11A, बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी. हमने क्या पढ़ा कि अगर कभी भी बोर्ड बन जाए सेबी अगर चाहता है तो वो कभी भी प्रोहिबिट कर सकता है इश्यू ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट. बिल्कुल ठीक है. फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर बाय रेगुलेशन, वो रेगुलेशन लाकर क्या कर सकता है, स्पेसिफाई द मैनर ऑफ इश्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज. वो मैनर बता सकता है कि कैसे कंपनी शेयर्स इशू करेंगी तो ऑफर डॉक्यूमेंट देगी, या फिर वो चाहे तो कंप्लीटली प्रोहिबिट भी कर सकता है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट the prospectus of a document advertisement or specify condition. तो 11A में हमने देखा कि सेबी को अगर कभी भी लगता है कि कोई भी कंपनी कुछ गलत कर रही है तो सेबी उसे रोक सकता है फ्रॉम इशूइंग ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस, या फिर सेबी रेगुलेट कर सकता है कि आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा. क्लियर है यारों. फिर हमने आगे 11A CIS ड्यू रखा है, उसको हमने 11B. तो 11A के बाद सीधा 11B पे आते हैं हम लोग, पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी. इसमें मैंने बहुत ही अति सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था, if SEBI after the inquiry के बाद सेबी को लगता है क्या, for the interest of investor or development of securities market or to prevent the affairs of the company to be handled in a detrimental fashion or to secure proper management. इन चारों में से किसी भी चीज के लिए अगर सेबी को लगता है तो सेबी कैन इशू डायरेक्शंस कि इसे ऐसे नहीं ऐसे करिए. तो इस प्रकार से सेबी डायरेक्शंस इशू कर सकता है अगर सेबी को इन चारों में से कोई भी केस एप्लीकेबल लगता है तो. इसके अलावा आफ्टर इंक्वायरी इफ सेबी डीम्स इट फिट तो सेबी कैन आल्सो लेवी पेनल्टी. तो इसके अलावा सेबी पेनल्टी भी लेवी कर सकता है इफ इट डीम्स फिट. चलिए, दिस वाज 11B. तो 11A में हमने देखा कि सेबी प्रोहिबिट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा. उसके बाद हमने देखा 11B. अब हम देखें 11C, इन्वेस्टिगेशन. इफ सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, हमने पढ़ा कि सेबी को अगर ऐसा लगता है, इफ सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द ट्रांजैक्शंस आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट और इन्वेस्टर, या फिर समवन हैज वायलेटेड एनी प्रोविजन, तो इन सर्कमस्टांसेस में सेबी कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. काफी आसान सी बात है. उसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे 11C में. 11D सीज एंड डिसमिस प्रोसीडिंग, कि सेबी को कभी भी लगता है दैट एनी पर्सन हैज वायलेटेड द प्रोविजन और अबाउट टू वायलेट द प्रोविजन. सेबी को लगता है किसी भी व्यक्ति ने वायलेट कर दिया है या वायलेट करने वाला है. अगर ऐसा सेबी को लगता है तो सेबी कैन ऑर्डर सीज एंड डिसमिस प्रोसीडिंग. काफी आसान. फिर आए हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेक्शन नंबर 12, 11ABCD. ABCD के बाद हम आते हैं सेक्शन 12 के ऊपर, रजिस्ट्रेशन. जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं उन सबको अनिवार्य रूप से सेबी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इजी. उसके बाद हम लोग बात करते हैं 12A. कुछ पढ़ा नहीं इसके अंदर, सेक्शन का नाम ही उसको एक्सप्लेन करता है, दैट प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल. ये सारी चीजें सिंपल कि कोई भी मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइसेस आप यूज नहीं कर सकते, आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करवा सकते, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज या कंट्रोल भी आप नहीं कर सकते. सुनना मेरी बात को, गलत मत समझना. ऐसा नहीं है कि आप शेयर्स नहीं एक्वायर कर सकते. सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर अगर आप करना चाहते हैं, सब्सटैंशियल का यहां पे मतलब ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, टेक ओवर कोड के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते. तो इंडिया में एक लॉ है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीदने हैं तो आपको उस लॉ को पूरा कंप्लाई करना होगा. आप नहीं खरीद सकते बिना उसके. आपको एक ओपन ऑफर देना होता है जनता को, तो पूरा उसका रिक्वायरमेंट आता है. उसके अदरवाइज अगर उसको आप वायलेट करते हुए कोई सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स करते तो वो भी अलाउड नहीं है. फिर आता है 13, अनदर इजी पॉइंट, ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर पार्लियामेंट अप्रूव करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस अमाउंट को सेबी को आगे प्रोसेस करवाएगा. फंड, सेबी का एक जनरल फंड बनता है जहां पे ये गवर्नमेंट के ग्रांट आते हैं, सेबी की फीस चार्जेस आती है और उससे सेबी का पूरा खर्चा चलता है कि सैलरीज देता है और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है पूरे करता है, पावर्स को एक्सरसाइज करता है. फिर आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट, कि सेबी
सेबी के जो एनुअल अकाउंट्स हैं उसका ऑडिट किया जाएगा बाय सीएजी। तो सीएजी खुद करता है, किसी को अपॉइंट करता है, और उसके बाद में ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखे जाएंगे। क्या तुम्हें याद है? मैं बस आशा कर रहा हूं कि आप घर पे अकेले अकेले चिल्ला रहे हैं, हां हमें याद है। चलो करो, तो आशा करता हूं कि यहां से लेके 11 ABCD से लेकर 15 तक यूर ऑल सॉर्टेड, द सेक्शंस आर सुपर इजी। तो अब इन्हें हम देख लेंगे नोट्स में और आगे बढ़ेंगे। राइट पीपल, बोलो आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है? राइट 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 और नॉट? नहीं, मैं रुका हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। अजी मैं आगे ही नहीं बढ़ रहा, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए कि ये सब सेक्शंस आपको बहुत आसान लग रहे हैं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मैंने आगे नहीं बढ़ना, नहीं मैंने नहीं जाना आगे। फोर्स मत करो मुझे, देखो मुझे फोर्स मत करो, मुझे फोर्स मत करो। कहां पे था मैं? यस, मना किया ना? यस पीपल, यहां पे 11A। चलिए यार 11A, ये सब चीजें हमने पढ़ ली अच्छे से हमारे चार्ट में। अब इसको मस्ती से देख रहे हैं। वो चार्ट मैं आपको कह रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते वो चार्ट आपके लिए कितना फ्रूटफुल होने वाला है बाद में। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलो आ गया ना याद, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए 11A, 11 अब उन्हीं सारे सेक्शंस को हम यहां पर नोट से देख रहे हैं। 11A इज बोर्ड टू रेगुलेट। देखो क्या लिखा है, मैं जब कोई चीज अंडरलाइन करनी होगी तो मैं बोलूंगा, हाईलाइट करनी होगी तो मैं बोलूंगा, ठीक है ना? तो आप मस्ती से रहो, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम हो सकता है सब कुछ ही अंडरलाइन कर लूं, तो आपने सब कुछ अंडरलाइन नहीं करना है। जब मैं कहूंगा आपने उस चीज को अंडरलाइन करना है। चलो, बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट, क्या लिखा है 11A में? बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट। तो बोर्ड रेगुलेट भी कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। व्हाट? प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सॉलिसिटिंग मनी फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कि कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू करके सॉलिसिट कर रही है पैसा, आस्किंग फॉर मनी, तो वहां पर बोर्ड चाहे तो बोर्ड कैन डू व्हाट ऑल थिंग्स, बोर्ड कैन रेगुलेट और प्रोहिबिट। रेगुलेट भी कर सकता है और कुछ कंपनीज को प्रोहिबिट भी कर सकता है, हमने जैसे कि पढ़ा चार्ट में, ठीक है? तो एज पर द सेक्शन, द बोर्ड में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन। दिस इज अबाउट रेगुलेशन, रेगुलेट करना। और यहां पे बात करेंगे प्रोहिबिशन की। तो बोर्ड रेगुलेट भी कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। बोर्ड कर रहा है रेगुलेशन ऑफ व्हाट? द मैटर रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर इncidental thereto, and the manner in which such matter shall be disclosed by the companies। मतलब बोर्ड विल रेगुलेट कि किस तरह से कंपनीज के शेयर्स का इश्यू एंड ट्रांसफर होगा। तो बोर्ड बाय रेगुलेशन कैन स्पेसिफाई द मैटर दैट हाउ द सिक्योरिटीज विल बी ट्रांसफर्ड। इजी। नेक्स्ट, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, SEBI by general or special order can prohibit any company from issuing prospectus, offer document or advertisement, or specify the condition subject to which the prospectus, such offer document or advertisement be issued। तो बहुत आसान है 11A। 11A इतना सा कहता है कि बोर्ड चाहे तो दो चीजें कर सकता है, रेगुलेट और प्रोहिबिट। इफ बोर्ड इंटेंड्स, बोर्ड कैन रेगुलेट और प्रोहिबिट द इश्यू ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट। सुपर इजी। चलिए फिर आता है द बोर्ड में स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर्स इncidental thereto, कि वो और मैटर को स्पेसिफाई भी कर सकता है, लिस्टिंग एंड ट्रांसफर कैसे होगा। तो ठीक है, तो 11A काफी आसान सेक्शन है। 11A कहता है कि बोर्ड के पास ताकत है, सेबी के पास ताकत है कि वो रेगुलेट कर सकता है और प्रोहिबिट कर सकता है द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, एडवर्टीजमेंट। अलग अलग नाम है उन्हीं चीज के, ठीक है? तो बहुत आसान। 11AA CIS, मैंने जैसे कि कहा ये ड्यू करूंगा मैं, इसका पूरे चैप्टर से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये एक आइसोलेटेड टॉपिक है, तो इसको पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद आइसोलेटेड तरीके से देखेंगे, ठीक है? आप चाहे तो पेंसिल से ड्यू लिख सकते हैं, और आप नहीं चाहे तो मत लिखिए, मुझे याद ही रहेगा। चलिए 11B। तो 11A में हमने देखा कि बोर्ड हैज अ पावर टू रेगुलेट और प्रोहिबिट द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट। अब हम यहां पर आ रहे हैं 11B पे। 11B क्या कहता है? पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी। हम पढ़ चुके हैं, बोर्ड हैज अ पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी। सर डायरेक्शंस कब इशू करेगा? याद करो, इफ आफ्टर एन इंक्वायरी बोर्ड को लगता है वो 4 पॉइंट्स में से कुछ भी, कि इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, और इट विल बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट, और टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट, इनमें से किसी भी 4 में से किसी भी पॉइंट के लेकर बोर्ड को लगता है तो बोर्ड कैन इशू डायरेक्शंस, एंड पैरेलली आफ्टर द इंक्वायरी बोर्ड कैन इशू आल्सो लेवी पेनल्टी। तो वही यहां पे लिखा है, पार्ट टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी, सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11। If after making or causing to make an inquiry, after the inquiry 11B comes into picture, the board is satisfied that it is necessary in the interest of investor or orderly development of securities market। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए थे, interest of investor और for the development of securities market। First point interest of investor
और आया बीच में ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, थर्ड to prevent the affairs of any intermediary or other person referred to in section 12 being conducted in a manner detrimental to the interest of investor. कि कहीं भी किसी भी सेक्शन 12 वाले इंटरमीडियरी का कोई भी अगर मैनेजमेंट इस तरह से हो रहा है विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के हित में नहीं है, तो उस केस में भी डायरेक्शंस इशू किए जा सकते हैं. एंड द लास्ट टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच इंटरमीडियरी, कि उस इंटरमीडियरी के प्रॉपर मैनेजमेंट को सिक्योर करने के लिए भी इशू किए जा सकते हैं. आसान. बोर्ड में इशू डायरेक्शंस. अब किससे डायरेक्शन इशू करेगा? बोर्ड में इशू डायरेक्शंस टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को इशू कर सकता है और क्लास ऑफ पर्सन को कर सकता है, और टू एनी कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11A, और किसी भी कंपनी पे भी कर सकता है. एकदम सिंपल. 11A कौन सा है? वही जो हम ऊपर पढ़कर आए सेक्शन, कुछ अलग नहीं है. तो बोर्ड चाहे तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंपनी को, किसी भी पर्सन को, क्लास ऑफ पर्सन या किसी भी कंपनी को ऑर्डर कर सकता है. रेफर टू इन सेक्शन 12 एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट. व्यक्ति कौन? सेक्शन 12 में कौन होते हैं? सारे इंटरमीडियरीज. मैंने आपको बताया था सेक्शन 12 इज अ सेक्शन फॉर इंटरमीडियरीज. अब अगर हम पूरा चार्ट पढ़ के नहीं आते तो यहां पे सोचते रहते सेक्शन 12 क्या है. सेक्शन 12 पढ़ चुका है, इंटरमीडियरीज के रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है कि हर एक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी होता है. तो उसी प्रकार से यहां पे, अरे मैंने आपको क्या कहा, सिक्योरिटीज मार्केट में आपको कोई भी दिखता है, आपको दिखता है कोई ब्रोकर, कोई अंडरराइटर, कोई मर्चेंट बैंकर, कोई डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी, all of mutual fund, asset management company, all of these people have to be mandatorily registered with SEBI. तो इन सबको सेक्शन 12 वाले लोग कहा जाता है. तो सेक्शन 12 में जो भी लोग हैं उनमें से किसी के भी अगेंस्ट डायरेक्शन इशू किया जा सकता है. किसी भी कंपनी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और द सिक्योरिटीज मार्केट, उसके लिए किसी कंपनी के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है. तो ये एक्चुअली और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. इसको बहुत आसान भाषा में समझे तो इतना सा है, बोर्ड हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी. बोर्ड हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी. लेवी पेनल्टी की बात यहां पे की गई है, बहुत आसान है. बोर्ड हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी. इशू डायरेक्शन फॉर व्हाट? आफ्टर एन इंक्वायरी. 11B बात करता है आफ्टर एन इंक्वायरी. आफ्टर एन इंक्वायरी, इफ बोर्ड फील्स दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, it is for the development of securities market, it is to prevent the affairs to be managed in the fashion which is detrimental to the interest of investor, or last one is what? If to secure the proper management, to secure the proper management. इनमें से किसी भी चीज के लिए अगर चाहिए, इन चारों में से किसी भी चीज के लिए चाहिए, तो बोर्ड आफ्टर एन इंक्वायरी कैन इशू डायरेक्शंस. बहुत आसान है. और डायरेक्शंस किसके अगेंस्ट हो सकते हैं? सेक्शन 12 में जो लिस्टेड लोग हैं वो, या किसी भी कंपनी के अगेंस्ट हो सकते हैं. आसान भाषा में. अब इसमें यह भी लिखा है दैट बोर्ड हैज अ पावर टू लेवी पेनल्टी, वो यहां पे लिखा है. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है, बट मैं उसका सार आपको बताऊं तो सार यही है दैट बोर्ड हैज अ पावर टू लेवी एनी पेनल्टी. अब इन्होंने क्या लिखा है समझने की कोशिश करेंगे. विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4A ऑफ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 15I, the board may by an order for reasons to be recorded in writing levy penalty under section 15. ये सब हम अगले चार्ट में पढ़ने वाले हैं जहां पे सारे पेनल्टी वाले सेक्शंस हैं. आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब मैनर. क्या सीखा यहां पे हमने कि इन सब सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को अगर कभी भी लगता है कि पेनल्टी इंपोज करनी है तो वो 15 की सीरीज वाले सेक्शंस में से पेनल्टी इंपोज कर सकता है. सो सेक्शन 11B गिव्स पावर टू द बोर्ड टू इशू डायरेक्शंस एंड टू लेवी पेनल्टी. काफी आसान. बट आफ्टर एन इंक्वायरी. ये सब होता कब है? आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी. 11B इज ऑलवेज आफ्टर इंक्वायरी. एक्सप्लेनेशन. फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट द पावर टू इशू डायरेक्शन under this section shall include and always be deemed to have been included the power to direct any person who made profit or averted loss by indulging in any transaction or activity in contravention of the provision of the act or regulation made thereunder to disgorge an amount equivalent to the wrongful gain made or loss averted by such contravention. क्या कह रहा है ये समझना. बहुत छोटा सा पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है. 11B says that SEBI board has a power to issue direction, and to levy penalty. Very good, very good, very good. And this explanation says that it includes the power to order any person to disgorge any amount. What do you mean by the word disgorge? I guess you all are well aware. Disgorge आपने I guess कहीं और भी देखा ही होगा. Disgorgement का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति ने अगर कुछ wrongful gain किए तो हम ऑर्डर कर सकते हैं कि वो पैसा लाके जमा कराओ SEBI के पास, to disgorge that amount. तो जो भी आपने अनलॉफुली पैसा गेन किया है उस पैसे को लाके जमा कराओ. तो इट सिंपली सेइंग कि टू पावर टू इशू डायरेक्शन इंक्लूड्स द पावर बाय सेबी टू ऑर्डर एनी पर्सन टू डिस्गॉर्ज द मनी टू सेबी. तो ये पावर टू इशू डायरेक्शन इंक्लूड्स पावर टू ऑर्डर टू डिस्गॉर्ज मनी. इजी है, ठीक है.
11A, 11B, 11C पे आते हैं। 11A क्या था, दिमाग में बैठा होना चाहिए 11 ABCD। 11A था that SEBI is a power to prohibit the issue of advertisement prospectus of a document। 11B था after an inquiry SEBI is a power to issue directions और levy penalty। 11C है इन्वेस्टिगेशन। अब 11C बहुत ही डिटेल्ड सेक्शन है। 11C बहुत ही डिटेल्ड सेक्शन है। क्यों ऐसा? हमने जब चार्ट में पढ़ा, हमने पढ़ा कि हाँ कि बोर्ड को अगर कभी भी लगता है, दो केसेस पढ़े कि दो सर्कमस्टांसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होती है। क्या? पहले तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है which is detrimental to the interest of investor। if there has been any transaction which is detrimental to the interest of investor तो वहां पे होगा, या फिर anyone has violated securities market एक्ट, रेगुलेशन, रूल्स किसने वायलेट किए तो होगा। ये तो पता है, ये तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन इसके बाद यहां पे पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर भी दिया है विच इज वेरी इजी, बट यस इट इज गिवन अंडर 11C। तो एकदम शांत चित्त से पढ़ेंगे हम 11C का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस। चल, सबसे पहले जो हमें पता है वो पहले पढ़ लेते हैं। 11C इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड्स फॉर इश्यू ऑफ एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। व्हाट आर द ग्राउंड्स? First, the transaction and securities are being dealt with in a manner detrimental to the interest or securities market। जैसे कि हमने पढ़ा कि इस प्रकार से securities market में मैनेज हो रहा है which is detrimental to the interest of investor, which is detrimental to the interest of investor। पहली चीज। उसके बाद में any intermediary or any person associated with the securities market has violated the provision of this act or the rules or the regulations made or direction issued by the board thereunder। तो दो केसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो सकता है। पहला केस तो हमने क्या पढ़ा, कब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होगा? पहला केस इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है। दूसरा, इफ एनी पर्सन हैज वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रूल, रेगुलेशन और ऑर्डर ऑफ सेबी। तो किसी व्यक्ति ने कोई वायलेशन किया तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, या फिर जनरली अगर हम बात करते हैं तो जनरली अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो कब होगा ये हमारे लिए आसान है। देन it may at any time by order in writing direct any person specified in the order to investigate the affairs of the intermediary or person associated with the securities market and to report therein to board। ये कुछ भी नहीं है कि सेबी को जब ठीक लगता है कि इन दोनों में से कोई भी केस एप्लीकेबल हो चुका है, तब सेबी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर कर सकता है कि अब आप इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। दैट्स ओके। फोकस करना। अब यहां से शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस। एकदम शांत चित्त से, शांत मन से अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम मस्ती समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं। सर आप कुछ है ही नहीं बोल के क्या करे जा रहे हो? मैं बता रहा हूं ना ये। और यहां पे स्टार्ट होगा सीजन डिस्कस। मेरा विश्वास मानो, ये जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी। मतलब कुछ है ही नहीं, इतना आसान है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पूरा। हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बहुत आसान है। और उसका तो वापस ये छोटे छोटे सेक्शंस है कि सीज एंड डिसीज ए सुनो ना, तुमने अगर कोई वायलेशन किया है ना या फिर कोई वायलेशन करने वाले हो ना तो सीज एंड डिसीज लगा देंगे। रजिस्ट्रेशन के जितने भी इंटरमीडिएट हैं सबको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर वापस सारी इजी सेक्शंस है। बस ये सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं इंस्पेक्शन वाला, इन्वेस्टिगेशन वाला, हियर यू नीड टू हैव सम पेशेंस। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन हियर, यू जस्ट नीड टू हैव सम पेशेंस। चल, अब इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पे। इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम क्या जानते हैं? अभी तक हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में सिर्फ इतना सा जानते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट, या फिर एनी पर्सन हैज वायलेटेड एनी रूल, एक्ट, रेगुलेशन और एनी ऑर्डर ऑफ सेबी, इन दीज टू सर्कमस्टांसेस सेबी कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन। ये हमें पता है, हमें सिर्फ ये पता है। क्लियर है? अब हम इसके आगे बढ़ने की कोशिश करें कि हाँ इंस्पेक्शन ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गया, उसके बाद क्या? चल, फोकस है सब लोग यहां पे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ, सबसे पहला क्या पॉइंट चल रहा है? फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। अब आप समझो सेबी ने अब आप इसको एक्चुअली इमेजिन करते चलो ताकि आपको इजी जाएगा। देखो कैसा है बेटा जी, सीए फाइनेंस में आपका इतना ज्यादा याद करने का है ना कि अगर हर चीज को आप ऐसे सोच लोगे ना, हाँ ये तो बाद में याद कर लेंगे, तो वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उसको इस तरह से स्टोरी फॉर्म में रखो कि चीजें ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में फीड होती रहे एंड लाइफ थोड़ी सी आसान होती रहे। ठीक है? तो अब दिमाग में इमेजिन करो कि सेबी ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को भेज दिया है। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी प्रोसेस में? फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। सबसे पहले सेबी एक्ट में ये लिख के देंगे ना वो कि अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आ गई, कंपनी का कोई व्यक्ति उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, ब्रोकर उसकी बात नहीं मान रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने बोला है सेबी एक्ट में कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आएगी तो आपने उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, वो जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है देना है, जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है देना है, जो फाइल्स मांग रहा है देना है। बेसिक चीज देखते हैं। फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ
every manager, managing director, officer and other employees of the company and every intermediary referred to in section 12. कंपनी के सारे एम्प्लॉइज और जो सेक्शन 12 के इंटरमीडियरी हैं, अंडरराइटर, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, एएमसी, ये सब, इन सब के मैनेजर एम्प्लॉइज की ड्यूटी है टू डू व्हाट, यहां से पढ़ेंगे टू डू व्हाट, और क्या, एवरी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट, हर एक व्यक्ति जो सिक्योरिटीज मार्केट में एसोसिएटेड है फॉर प्रिजर्विंग द डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि जो सेबी जो स्टॉक एक्सचेंजेस में काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी करना है, क्या करना है, रुको, टू प्रोड्यूस टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ ऑल द बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट इन रिकॉर्ड ऑफ और रिलेटिंग टू द कंपनी और एज द केस में बी ऑफ और रिलेटिंग टू द इंटरमीडियरी और सच पर्सन विच आर इन देयर कस्टडी और पावर। क्या लिखे यहां पे लोग, ये कह रहे हैं कि हर एक कंपनी के सारे मैनेजर्स बोलो, सारे एम्प्लॉइज बोलो, या इंटरमीडियरी के मैनेजर्स एम्प्लॉइज बोलो, उनको इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट्स देने हैं जो वो डिमांड करेगा। मुझे बताओ इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है क्या? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इट्स जस्ट सो सिंपल, बट यू हैव टू इमेजिन द एंटायर स्टोरी इन योर हेड सो यू आर एबल टू अक्यूमुलेट एट द गिवन प्लेस एंड यू आर एबल टू रिकॉल एट द करेक्ट टाइम। ठीक है बेटा जी, तो फोकस करो एकदम। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 11C में इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, हम 11C में इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि सेबी को उन दो सर्कमस्टेंसेस में, वापस सर्कमस्टेंसेस नहीं बोल रहा हूं, 3 बार बोल चुका लेक्चर शुरू होने के बाद, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट और एनी वायलेशन ऑफ रूल, रेगुलेशन, एक्ट, ऑर्डर ऑफ सेबी। तो इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होता है, सेबी ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को जाओ, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जब आएगा तो कंपनी के सारे लोग उससे कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको सारे डॉक्यूमेंट देंगे। बहुत आसान। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ कस्टडी, कि एक बार इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में ले लिए, फिर क्या रख ही लेगा क्या, कि नहीं अब तो ये मेरे पास रहने दो साहब, या फिर कुछ टाइम पीरियड होगा वहां पे। फोकस हियर, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे कीप इन इट्स कस्टडी एनी बुक्स, रजिस्टर, other documents and record produced for 6 months। ये जो हमने रिकॉर्ड्स पिछले पॉइंट में लिए ना, ये हम कब तक हमारे पास रख सकते हैं, ये हम रख सकते हैं फॉर 6 months and thereafter shall return the same to any intermediary or person associated with securities market by whom or whose behalf the books, register and documents records are produced। just underline or highlight the word 6 months, बस अंडरलाइन हाईलाइट द वर्ड पीरियड ऑफ कस्टडी एंड 6 months। पीरियड ऑफ कस्टडी को हाईलाइट नहीं भी किया तो चलेगा, वो तो हेडिंग है 6 months, ताकि जब जल्दबाजी में रीड करो पीरियड ऑफ कस्टडी 6 months है। हाँ, पिछले पॉइंट के अंदर हमने क्या कर लिया, हमने उसको हमारे हाथ में ले लिया है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने सारा अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद में इट कैन कीप इट फॉर मैक्सिमम 6 months। अब देखो, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे कॉल फॉर एनी बुक, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स इफ दे नीड अगेन। अगर उनको लगता है कि वापस जरूरत है तो 6 months में वापस तो देना है, बट उसके बाद भी चाहिए तो वापस मांगा जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। If the person on whose behalf the books, register, other documents are produced requires certified copy of the books, then simple है, the other documents and records produced before the investigating authority, it shall give certified copy of such books। कुछ भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, कि अगर सामने वाले व्यक्ति सर्टिफाइड कॉपी मांगता है तो आपको सर्टिफाइड कॉपी देनी। ये कैसा होता है समझो, कभी कभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है तो आपके डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी मांगी जाती है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सादी नहीं चलेगी, फोटोकॉपी विच इज सर्टिफाइड कि हाँ ये एक्चुअल फोटोकॉपी है, ट्रू कॉपी, ऐसा। तो अगर आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मांगी जाएगी तो आपको वो सर्टिफाइड कॉपी भी देनी है। आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, हमने क्या चीज सीखी इसके अंदर, सबसे पहले सीखा कि सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया किन ट्रांजैक्शन में होगा, ठीक है। उसके बाद में सबने इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के साथ में कोऑर्डिनेशन करना, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने, वो कब तक अपने पास रख सकता है, 6 months। 6 months के अंतर्गत उसको वापस देने, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नीड्स इट अगेन तो ही कैन कॉल इट अगेन। वंडरफुल। देन एग्जामिनेशन ऑन ओथ, छोटा सा पॉइंट है, any person directed to make an investigation may examine on oath any manager, managing director, officer, other employees of the intermediary। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन सब को इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कैन ऑल्सो एग्जामिन ऑन ओथ। अब उसको जरूरत पड़ेगी तो करेगा ना, ऑफ कोर्स, राइट। और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट इन एनी मैनर इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ हिज बिजनेस एंड मे एडमिनिस्टर ऑन ओथ अकॉर्डिंगली एंड फॉर द पर्पस दैट पर्पस मे रिक्वायर एनी ऑफ दोस पर्सन टू अपीयर बिफोर इट पर्सनली। अभी तक लाइफ बहुत आसान चल रही, समझो। 4 पॉइंट आए, तो पहले पॉइंट में तो उन्होंने बोला कि किन केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगी, दूसरे पॉइंट में बोला एवरीवन हैज टू कोऑर्डिनेट विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो मांगेगा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसको दो, तीसरे में बोला कि वो कितने समय तक डॉक्यूमेंट्स रख सकता है, ठीक है बेटा जी, 6 months तक। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा एग्जामिनेशन ऑन ओथ, कि उसे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को ऑन ओथ एग्जामिन करना है तो वो करने की अथॉरिटी रखता है। ऑन फेलियर, अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, ये कुछ नई चीज आई।
If any person fails without reasonable cause or refuses to do what? To produce to the investigating authority or any person authorized by it in this behalf any books, register, other documents. कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने मांगा लेकिन कंपनी के व्यक्ति ने दिया नहीं. To furnish an information which is his or his duty. इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन मांगी लेकिन उस व्यक्ति ने दी नहीं. To appear before the investigating authority personally or to answer any question which is put to him by the investigating authority in pursuance of that subsection. Investigating authority ने कोई भी क्वेश्चन पुट किया और आपने आंसर किया नहीं. To sign the notes of any examination, या फिर investigating authority बोला कि आपने जो चेक किया उस पर साइन करके दो और सामने व्यक्ति ने साइन करने से रिफ्यूज कर दिया. अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, उसके जो बुक्स डॉक्यूमेंट्स मांगे आप नहीं दे रहे हो, उसके बाद में उसने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी आप नहीं दे रहे हो, उसने कोई सवाल पूछा आप जवाब नहीं दे रहे हो, आपने जिन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया उसने कहा साइन करो आप नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं, सो देन यू विल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म. आपको समझना है सबके लिए, इन सब में से कुछ भी किया तो क्या होगा? इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ और विथ बोथ. तो अगर आपने इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को इन चारों में से किसी भी तरह से परेशान किया, सो देन यू कैन बी व्हाट? यू कैन बी पनिश्ड फॉर इंप्रिजनमेंट 1 ईयर, फाइन अप टू 1 करोड़ और विथ बोथ, एंड ऑल्सो विथ अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख और एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग द फेलियर और रिफ्यूजल कंटिन्यूस. और इसके साथ में 5 लाख पर डे का भी फाइन आप पे लग सकता है. तो क्या बहुत आसान चल रहा है ना. देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आ गई, उनसे कोऑर्डिनेट करो, उनको बुक्स वगैरह दो, उसके बाद में उन्होंने जो बुक्स दी वो 6 मंथ्स में वापस देंगे. ही हैज अ राइट टू एग्जामिन ऑन ओथ, ठीक है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर पनिशमेंट हो सकता है. कितना? इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन जो है अप टू 1 करोड़ एंड एडिशनल पर डे के हिसाब से फाइन ऑफ 5 लाख पर डे. बहुत आसान. अब उसके बाद में एग्जामिनेशन को एक बार खत्म कर रहे हैं अपन. अभी भी वो चल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन टू बी यूज्ड दिस एग्जामिनेशन. बहुत ही बढ़िया. नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग एंड शैल बी रेड ओवर टू और बाय एंड साइंड बाय द पर्सन एग्जामिन्ड एंड मे देयरआफ्टर बी यूज्ड इन एविडेंस अगेंस्ट हिम. ठीक है. आप किसी के भी अगेंस्ट जब भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो पूरे नोट्स बनाने हैं और फिर उस व्यक्ति से वो साइन करवा लेना है ताकि बाद में उसको एज एविडेंस यूज कर सके. नॉर्मल सी चीज है. ऐसा समझिए, हाँ, जब किसी के घर पे रेड होती है, आपने देखा होगा मूवीज में, तो देखा होगा, किसी के घर जाके नहीं देखा होगा. एंड में क्या होता है कायदे से कि रेड में जो जो सामान मिला उस सब की लिस्ट बनाई जाती है. वहां पे जिसने रेड की हेड जो था वो साइन करता है और जिसके घर पे रेड हुई वो भी साइन करता है दैट हाँ मेरे घर पे ये सारा सामान मिला है. और अगर वो रिफ्यूज करता है तो दे हैव अ राइट टू अरेस्ट हिम आल्सो. ऐसा फंक्शन करता है. तो उसी प्रकार से प्रोविजन यहां पे है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद में वहां पे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनेगी और वहां पे आप साइन करवा लीजिए ताकि आप उसको एज ए एविडेंस यूज कर सकें. क्लियर है? कोई परेशानी की बात नहीं. नेक्स्ट, इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. कि कब डॉक्यूमेंट जब्त कर लेंगे. बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये आपको हर प्रोविजन में मिलेगा कि अगर कभी भी हमें डर है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को पता है कि उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होने वाली है तो वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे प्रूफ को जला देगा, मिटा देगा, फेंक देगा. अगर हमें वैसा डर है तो हम उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड कर सकते हैं. सो व्हाट वील डू इज वील टेक दोस डॉक्यूमेंट्स इन आवर कस्टडी एंड वील कीप देम विद अस एंड दैट विल बी नोन एज इंपाउंडिंग. क्योंकि हमें लगता है कि वो व्यक्ति के पास अगर डॉक्यूमेंट्स छोड़े तो वो उनको हानि पहुंचा सकता है. दैट इज इंपाउंडिंग. तो इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स where in the course of investigation the investigating authority has reasonable ground to believe that books, register, other documents record of relating to any intermediary or any person associated with the securities market in any manner may be, यहां से relevant है, destroyed, mutilated, altered, falsified, secreted. The investigating authority may make an application to the magistrate or judge of such designated court in Mumbai. कि अगर किसी को भी शक है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कि यार अगर ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास रह गए सो दे आर गोइंग टू फॉल्सिफाई इट, चेंज कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे या फिर जला देंगे, खत्म कर देंगे. वी नीड टू टेक दोस डॉक्यूमेंट्स इन आवर कस्टडी. सो देयर इज अ पावर ऑफ इंपाउंडिंग. बट इंपाउंडिंग के पावर के लिए यू नीड कोर्ट्स परमिशन. ठीक है. एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉर एन ऑर्डर फॉर सीजर ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड्स, अदर डॉक्यूमेंट्स आर एंड रिकॉर्ड्स. तो आप किसी और डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स को भी करना चाहते हैं सीज तो आप बिल्कुल कर सकते हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ दैट कोर्ट. चलो, ये हो गया इंपाउंडिंग. हम कहां पर यारों आपको समझना होगा. हम लोग अभी भी संघर्ष कहां पे कर रहे हैं. हम लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर. अच्छा, नेक्स्ट, डिमांड ऑफ सर्विस ऑफ अदर ऑफिसर्स. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे रिक्विजिशन द सर्विस ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ बोथ टू असिस्ट हिम फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस एज स्पेसिफाइड अबव.
with respect to impounding of documents and it shall be the duty of every officer to comply. आप समझो, वापस सेम एग्जांपल देता हूं. इनकम टैक्स की रेड होती है, तो आपने देखा होगा ना उनके साथ में कुछ पुलिस वाले आते हैं. यस, तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये राइट है कि उनको जब जरूरत पड़ रही है तो वो पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प ले सके, उनको ऑर्डर कर सके, उनको अप्लाई कर सके कि आपने यहां पे हमें असिस्ट करना है. सेम सेबी के पास भी पावर है कि अगर उसको किसी के ऑफिसर की, किसी कंपनी के बुक्स को इंपाउंड करना है, सो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ पुलिस. तो पुलिस को इन्फॉर्म कर, पुलिस साथ में चलेगा और वो लेकर आएंगे. सिंपल. ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन एंड हियरिंग द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, इफ नेसेसरी द मैजिस्ट्रेट और जज ऑफ द डेजिग्नेटेड कोर्ट मे बाय ऑर्डर ऑथराइज द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी. कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ तो होगा ना, आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर दिया, आप कोर्ट के सामने आ गए. नाउ हाउ कोर्ट इज गोइंग टू एक्ट. देखो, टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड. आप क्या क्या कर सकते हो, सुनना. कोर्ट के ऑर्डर से आप क्या क्या कर सकते हो. टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड द प्लेस और प्लेसेस वेयर सच बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट. अभी क्या कह रहे हैं, अभी रुको, अभी तक फाइनल पे भी नहीं आए हम लोग. अभी क्या कह रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को जहां पे भी मदद चाहिए वो कोर्ट के ऑर्डर की मदद ले सकती है. और कोर्ट के ऑर्डर से वो क्या क्या कर सकते हैं, कोर्ट उनको असिस्ट कर सकता है. टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी रिक्वायर्ड, आई एम सॉरी, द प्लेस और प्लेसेस वेयर सच बुक्स, रजिस्टर, द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर केप्ट. समझना अच्छे से क्या कह रहे हैं. मान लीजिए आपको कहीं पे एंटर होना है, तो आपने सुना होगा ना वापस वही मूवीज में, क्या आपके पास में सर्च वारंट है क्या, तो आपको उसके लिए एक मैजिस्ट्रेट का सर्च वारंट चाहिए होता है अगर आपको कोई भी जगह पे एंटर करना है. तो यही कह रहे हैं कि सेबी को कोर्ट असिस्ट करेगा कि आपको अलाउ करेंगे विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड पुलिस फोर्स, कि आपको पुलिस फोर्स के साथ में हम पूरा वारंट देंगे कि आप जाके सीज कर सकते हैं. ये पहली जगह है जहां पे सेबी कैन टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट. नेक्स्ट, टू सर्च दैट प्लेस और दोस प्लेसेस इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर. तो पहला तो क्या हो गया कि आप किसी भी जगह पे जाके बुक्स, रजिस्टर्स को ले सकते हैं. दूसरा, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं. एंड लास्ट, आप उसको सीज भी कर सकते हैं. तो सर्च एंड सीजर अगर आपको करना है, कोई भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऑफिस में आके आपको सर्च एंड सीजर करना है, तो वहां पे आपको मैंडेटरीली, अनिवार्य रूप से कोर्ट का अप्रूवल चाहिए. तो कोर्ट के असिस्टेंस से सेबी ये भी कर सकता है. तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के साथ में सेबी जाके सेबी कैन एक्चुअली सर्च एंड सीज एज वेल. और नॉर्मल और डॉक्यूमेंट्स लेकर आने तो वो भी कर सकता है. एग्जाम्पशन दिए यहां पे, provided that the magistrate or judge of the designated court shall not authorize seizure of books, register, other documents and record of any listed public company. एक बहुत खास बात है समझना, कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी, या फिर आगे लिखा होगा पब्लिक कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड, वो ठीक है, इंटेंट्स टू बी लिस्टेड, और पब्लिक कंपनी or a public company intends to get its securities listed, not being the intermediary specified in section 12, listed on a recognized stock exchange unless such company indulges in insider trading or market manipulation. समझना ध्यान से क्या कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सेबी को कभी भी लगता है, प्रैक्टिकली समझो अच्छे से, अगर मान लीजिए सेबी को कभी भी लगता है कि ये है ना हमारा ब्रोकर है, हमारा अंडरराइटर है, हमारा म्यूचुअल फंड वाला है, हमारा असेट मैनेजमेंट कंपनी है, हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, हमारा डिपॉजिटरी है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी को कभी भी लगता है कि ये सब जो इंटरमीडियरीज है ना, इनमें से कुछ भी गलत हो रहा है, तो सेबी क्योंकि सेबी से रजिस्टर्ड लोग हैं यार, ये लोग काम कर रहे हैं, तो सेबी इमीडिएटली जा सकता है कोर्ट के पास, कोर्ट मुझे सर्च एंड सीजर का ऑर्डर, तो मैं जाके फोड़ दूंगा उनको, कोर्ट ऑर्डर दे देगा, कोर्ट ऑर्डर दे देगा. लेकिन अगर सेबी को किसी लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर चाहिए, लिस्टेड कंपनी और कंपनी इंटेंड्स टू बी लिस्टेड, मतलब अबाउट टू बी लिस्टेड है, तो लिस्टेड कंपनी बोलता हूं मैं उनको, लेकिन सेबी को अगर किसी लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट सर्च एंड सीजर का ऑर्डर चाहिए, तो वो सिर्फ तब मिलेगा जब लिस्टेड कंपनी ने या तो इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है या फिर मार्केट मैनिपुलेशन का केस है. समझना अच्छे से, सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन, इन दो सर्कमस्टांसेस में ही, सिर्फ इन दो सर्कमस्टांसेस में ही आपको राइट मिलेगा कि आप कंपनी के अंदर जाके सर्च एंड सीजर कर सकते हो. क्यों यारों, एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी सर्च एंड सीजर कर रही है, इट्स अ ह्यूज थिंग टू हैम्पर द गुडविल एंड शेयर प्राइस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. सो सिर्फ ये दो केसेस, या तो इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन है, सिर्फ इन सर्कमस्टेंसेस में सर्च एंड सीजर होगा अगेंस्ट अ कंपनी. बट हाँ, सेक्शन 12 वाले इंटरमीडिएट्स में तो कभी भी उनको अपने बच्चे मारो पीटो, अरे अपने माता पिता अपने बच्चों को तो कभी मारते पीटते हैं. और खैर तो पिछली जनरेशन की बात कर रहा हूं यार, आज की जनरेशन तो अलग ही सिर पे बिठा के रखती है, खैर छोड़ो उस बात को. पर पिछली जनरेशन यार, जब मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जब हम बच्चे हुआ करते थे, अरे मतलब ऐसे पिताजी का मन हुआ सट करके मारते, मतलब क्या हो गया, तू ध्यान नहीं रखता है, तूने कुछ तो किया. अरे आई एम जस्ट किडिंग अबाउट इट, हाँ ऑफ कोर्स आई एम एग्जैजरेटिंग, बस यस. तो आप अपने बच्चों को तो जब इच्छा हो तो फोड़ सकते हो ना, लेकिन आप ऐसे ही कहीं पड़ोसी के बच्चे को जाके मारोगे,
ऐसे यार आज बहुत गुस्सा आ रहा है, दे 2 लाख उसको मार देते हैं। ऑफ कोर्स नॉट पीपल। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इफ सेबी हैज टू गेट अ सर्च एंड सीजर ऑर्डर अगेंस्ट सेक्शन 12 के इंटरमीडिएट्स, दीज आर ऑल पीपल वर्किंग अंडर सेबी, अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी, तो उनके अगेंस्ट सर्च एंड सीजर ऑर्डर मिल जाएगा। बट अगर लिस्टेड कंपनी है कोई, उसके अगेंस्ट सर्च एंड सीजर ऑर्डर चाहिए तो इजीली नहीं मिलेगा। तो कोर्ट सिर्फ तब देगा जब या तो मार्केट मैनिपुलेशन है या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग है, बहुत सीरियस कोई केस है, ठीक है। उसके बाद में इंपाउंडेड डॉक्यूमेंट्स विल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उनके पास रहेगा इंपाउंडेड डॉक्यूमेंट्स। द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी शैल कीप इन इट्स कस्टडी द बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड द सीजर अंडर दिस सेक्शन फॉर द पीरियड फॉर नॉट लेटर देन, सुनना ध्यान से, इंपाउंडेड डॉक्यूमेंट्स को भी हाईलाइट करेंगे क्योंकि 2 चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। इंपाउंडेड डॉक्यूमेंट्स को भी हाईलाइट करेंगे एंड देन नॉट लेटर देन कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज इट कंसिडर्स नेसेसरी। समझना, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अगर नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आप उसको दे रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कितने टाइम में देने हैं? 6 months. If investigating authority has asked for some documents, you are giving those documents, investigating authority has to give it back within 6 months. Right? Simple. But if investigating authority has impounded certain documents because of the fear that you people will actually alter it, falsify it, या फिर आप उसको कुछ हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड किया है, तो वो फिर कंक्लूजन तक रहता है। इट हैज टू बी क्लियर इन योर माइंड कि अगर डॉक्यूमेंट्स मांगे विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आपने ड्यू प्रोसेस से दिए, कोई परेशानी, 6 months में आपको वापस मिलेंगे, मैक्सिमम 6 months भी वापस कॉल किया जा सकता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड किए कभी भी, तो इंपाउंड किए अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को, तो वहां पे कंक्लूजन तक, जब तक पूरा केस सेटल नहीं होता, केस का फाइनल कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक डॉक्यूमेंट्स आपके जमा रहेंगे, इंपाउंडेड रहेंगे। क्लियर है? और उसके बाद देयर आफ्टर शेल रिटर्न द सेम टू द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट एज द केस में भी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यस, तो कोर्ट के ऑर्डर जो सीज हुए, डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड हुए, वो फिर पूरे कंक्लूजन के बाद में आपको मिलेंगे। इजी। Provided that the investigating authority may, before returning such books, register the documents and record as aforesaid, place identification mark on them or every part thereof. अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लगता है तो उनके ऊपर आइडेंटिफाइंग मार्क्स लगा सकता है, सेबी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, सेबी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, सेबी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, सो दैट एवरी टाइम इट विल बी नोन कि इनके इन डॉक्यूमेंट्स पे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी लेके गई थी। ऐसा किया जा सकता है। अभी लास्ट पॉइंट इतना सा है कि एवरी सर्च एंड सीजर, जब भी सर्च एंड सीजर होगा किसी का भी, तो वो होगा सीआरपीसी के हिसाब से। मैंने आपको बताया था इंडिया में 2 प्रोसीजरल कोड है, इंडिया में 2 प्रोसीजरल कोड है, एक सीपीसी और एक सीआरपीसी है, ठीक है। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कह सकते हो, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी कह सकते हो। ये 2 प्रोसीजर कोड है कि कोर्ट में प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा, या तो सीपीसी होगा या सीआरपीसी होगा, ऐसा होता है, ठीक है। हमारे रेफरेंस में थोड़ी समय पहले सीपीसी भी आया था कि सेबी के पास है पावर लाइक अ सिविल कोड गिवन अंडर सीपीसी, और ऐसे 5 पावर्स थी। यहां पे सीआरपीसी का रेफरेंस ऐसे आया है कि जब भी सर्च एंड सीजर होगा तो प्रोसीजर विल बी फॉलोड ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी 1973, सीपीसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 08, राइट। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो सिविल प्रोसीजर जैसी पावर्स हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर का पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। ऐसा मत सोचना कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सीपीसी भी आ गया, सीआरपीसी भी आ गया, ऐसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट में चल रहा है। सेबी के पास पावर्स हैं लाइक अ सिविल कोड अंडर सीपीसी, फॉर सर्च एंड सीजर द प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर ऑफ सीआरपीसी। क्लियर है? ऐसा मत समझ लेना कि पूरा का पूरा सेबी का प्रोसीजर सीपीसी या सीआरपीसी से हो रहा है। अगर सेबी का प्रोसीजर सीपीसी या सीआरपीसी से होता ना, तो यहां पे भी केसेस को सालों लग जाते, 10-10 साल तक केस चलता, बिकॉज सीपीसी एंड सीआरपीसी बहुत स्लो है। लेकिन सेबी का अपना प्रोसीजर है जो कि बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। मतलब सेबी तो 6 महीने में खत्म करता है केस। स्पेशली सैट के बारे में बात करूंगा तब बताऊंगा, एकदम सिंपल। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना है। चल, और यहां पे खत्म होता है हमारा इन्वेस्टिगेशन। एकदम मस्ती से सुनना, नहीं मैं आगे बढ़ने नहीं वाला। 11ABC हो चुका है, फोकस। डी हो जाएगा, फिर हम कहेंगे 11ABCD हो गया, ठीक है। तो एक बार डी करते हैं, फिर मैं बोलूंगा 11ABCD हो चुका है, 11ABCD हो चुका है, ABCD हो चुका है। सीज एंड डिसमिस प्रोसीडिंग, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कल दिया था। क्या लिखा है इसके अंदर? इतनी सी बात कि अगर कोई भी कंपनी एंटिटी ने कोई भी ऐसा काम किया है, इफ द बोर्ड फाइंड्स आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी दैट पर्सन हैज वायलेटेड और इज लाइकली टू वायलेट, ध्यान रखना, हाईलाइट करो एक और चीज, भूल जाओगे अदरवाइज ध्यान ही रहेगा। आफ्टर इंक्वायरी, ध्यान रखना 11B में भी मैंने बार बार बोला था आफ्टर इंक्वायरी, आफ्टर इंक्वायरी।
11B भी काम करता है आफ्टर इंक्वायरी, 11D भी काम करता है आफ्टर इंक्वायरी। कि इंक्वायरी करने के बाद अगर बोर्ड को लगता है, सेबी को लगता है कि दे हैव वॉयलेटेड सम प्रोविजन और दे आर लाइकली टू वॉयलेट एनी प्रोविजन, ईदर दे हैव वॉयलेटेड सम प्रोविजन और दे आर लाइकली टू वॉयलेट सम प्रोविजन, इन दोज सर्कमस्टेंसेस, in those circumstances SEBI can order cease and desist from committing or causing such violations. cease and desist order कि आप ये जो चीज अभी तक कर रहे हैं ये आप आगे नहीं कर सकते, that time SEBI can order cease and desist proceeding. क्लियर है यारो? चलो नेक्स्ट, वापस सेम लाइन यहां से तक रीड करो, यहां से तक रीड करो, सेम चीज आपको समझ में आ जाएगी। जो सीज एंड सीजर के लिए था, जो चीज सीज एंड सीजर के लिए थी वही चीज सीज एंड डिसीज के लिए भी है, सीज एंड डिसिस्ट के लिए भी है। रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ। पढ़ो। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चिल्लाने, इधर 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 चल यार। तो क्या लिखा है यहां पे? वही चीज जो ऊपर पढ़ी थी हमने कि सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर, सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर किसी भी इंटरमीडियरी के अगेंस्ट तो पास हो जाएगा कभी भी सेबी की इच्छा से, बिकॉज सेबी के बच्चे हैं, सेबी चलते फिरते टपैक मार देगा। लेकिन अगर सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर किसी लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी इंटेंड्स टू बी लिस्टेड पे आपको लगाना है, तो उन सर्कमस्टेंसेस में, इंटेंड्स टू बी लिस्टेड का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, तो उन सर्कमस्टेंसेस में यू नीड टू हैव अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ईदर इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है या मार्केट मैनिपुलेशन हुआ है। सिर्फ इन सर्कमस्टेंसेस में आप ऑर्डर कर सकते हैं, सिर्फ इन सर्कमस्टेंसेस में आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, चल ये हो गया सीज एंड डिसिस्ट। अब मैं बहुत खुश होकर यह कहना चाहता हूं जी, मैं बहुत खुश होकर यह कहना चाहता हूं दैट वी आर डन विद एबीसीडी, 11A, 11B, 11C, 11D, डन डन डन। बहुत अच्छे से, कोई परेशानी की बात नहीं है। 11A, 11B, 11C, 11D। 11A प्रोहिबिट कर दूंगा, एडवर्टीजमेंट इशू नहीं करने दूंगा मैं। 11B आई कैन इशू डायरेक्शन, आई कैन लेवी पेनल्टी। 11C इन्वेस्टिगेशन। 11D सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर। बहुत प्यार से, चलो बहुत इजी सेक्शन है, ट्रस्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन पार्टी नहीं था, हमने पूरा पढ़ा ना। माय इंटेंशन इज कि मैं आपको अच्छे से एक बार पढ़ा देता हूं चार्ट में, एंड देयर आफ्टर एक बार नोट्स की यहां पे एक बार क्विक ग्लैंस करा दूं, तो आपको ऐसा लगता है हाँ एवरीथिंग इज कवर्ड, और एमसीक्यू के टाइम पे आप जी जान से फोड़ सकते हो। दैट इज द एक्चुअल इंटेंशन। चल अब आते हैं 12 पे। 12 को आईसीएआई ने क्या किया? सेक्शन नंबर 12 में आईसीएआई ने कॉपी किया एज इट इज बेयर एक्ट को। हमारा नोट्स में क्या है? आईसीएआई का मॉड्यूल, आईसीएआई के मॉड्यूल में क्या था? एज इट इज बेयर एक्ट, एज इट इज बेयर एक्ट। ठीक है, तो एज इट इज बेयर एक्ट कॉपी कर दिया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इन्होंने जो चीज इतनी घुमा फिरा के लिखी है ना, इन्होंने जो चीज इतनी घुमा फिरा के लिखी है, यहां से लेकर यहां तक बहुत आसान भाषा में लिखी जा सकती थी। आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड इट वंस। रीडो 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 पूरा, यहां से ये है, इनके लिए ये है, इनके लिए ये है, यस इनके लिए ये है, तो 3 चीजें हैं यहां पे, इनके लिए, इनके लिए। रीड करो पूरा। रीडो रीडो। रीडे क्या रहा हूं अजी, रीडे के नहीं। चलो
बहुत बढ़िया। चलिए, रीड किए होंगे आप। इन्होंने जो इतना घुमा फिरा के लिखा है उसको एक सिंपल भाषा में लिखा जा सकता, सिंपल भाषा में लिखा जा सकता था दैट ऑल द इंटरमीडियरीज इन सिक्योरिटीज मार्केट हैव टू बी मैंडेटरीली रजिस्टर्ड विद सेबी। देखो क्या लिखा है इन्होंने लिखा है पर्सन हु आर ऑथराइज टू बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज, कि जो भी बाय सेल और डील कर रहे हैं वो उनका नाम दिया और लिखा है कि उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द पर्सन हु शेल बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज, फिर हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये लोग भी बाय सेल और डील कर सकते हैं, ठीक है। एंड पर्सन हु शेल स्पॉन्सर और कॉस्ट टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरी ऑन और कैरी कॉस्ट टू बी कैरीड ऑन एनी वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, CIS जो हमने ड्यू छोड़ा है 11AA का, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। तो कोई म्यूचुअल फंड है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वेंचर कैपिटल फंड है, उसके जो स्पॉन्सर होते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। स्पॉन्सर क्या होता है मैं आपको बताता हूं बेटा जी। जैसे कंपनी में प्रमोटर होता है, प्रमोटर refers to a person who conceives the idea of the company, who starts the company. एग्जैक्टली सेम म्यूचुअल फंड में होता है स्पॉन्सर। आप बच्चों ने अगर कहीं पे म्यूचुअल फंड पढ़ा है आपके सिलेबस में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि स्पॉन्सर इज द वन हु सेट्स अप द म्यूचुअल फंड लाइक अ प्रमोटर सेट्स अप द कंपनी, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड, CIS, वेंचर कैपिटल फंड, इनका जो स्पॉन्सर होता है लाइक अ प्रमोटर, आप लिख सकते हैं लाइक अ प्रमोटर अगर आपको लगता है भूल जाओगे, लाइक ए प्रमोटर। तो जैसे प्रमोटर होता है कंपनी, वैसे स्पॉन्सर होता है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, तभी वो काम कर सकता है। फिर यहां पे बोला है कि बोर्ड नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगा कि कौन कौन बाय और सेल कर सकते हैं, और ऊपर क्या लिखा है कि ये लोग जो बाय और सेल कर सकते हैं उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पढ़ लेते हैं एक बार। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड सच अदर इंटरमीडियरी हु मे बी एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट शेल बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोर्ड। तो इन सबको जो बाय सेल करना है ये सेबी के हिसाब से करना है, सेबी से सर्टिफिकेट लेने के बाद करना है। उसके बाद में बोला इन्होंने कि जो भी डिपॉजिटरी है, इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL एंड CDSL। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिया में हजारों पार्टिसिपेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स मतलब डिपॉजिटरी के जो एजेंट्स होते हैं उनको DP बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एक बार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं आपके सिलेबस के बाहर, तो जिस दिन कभी ऐसा होगा ना कि एक्स्ट्रा समय, उस दिन वो बात करेंगे आपसे, उसमें आपको DP का एग्जैक्ट काम बताऊंगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट वंस यू एक्चुअली ट्रेड ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ DP एंड अ ब्रोकर। ओके, custodian of securities, foreign institutional investors, credit rating agency, or any other intermediary associated with the securities market, as the board may by notification this we have specified shall buy or sell or deal in securities in accordance with the conditions of certificate of registration. तो उन सब इंटरमीडियरीज को भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो सिंपल भाषा में इन्होंने क्या कहा कि जिनको भी बाय और सेल करना है उन सबको सर्टिफिकेट लेना होगा, और बाकी ये जो इंटरमीडियरीज भी ना, DP, डिपॉजिटरी, इनको भी बाय सेल करना है तो इनको भी सर्टिफिकेट लेना होगा। तो प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं इंडिया में एक भी ऐसी इंटरमीडियरी नहीं है जो विदाउट रजिस्ट्रेशन काम करती हो। तो every intermediary has to obtain registration. तो summary was simple. Section 12 says registration certificate has to be obtained by SEBI from all the intermediaries. All the intermediaries are supposed to obtain the registration certificate from SEBI before starting their function. फिर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे तो हमने पढ़ ही लिया ये चीज, ठीक है, सिंपल। तो इसका मैं समराइज करके यहाँ भी अगर लिखता हूँ ना बेटा जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड by all the intermediaries from SEBI. So registration certificate has to be obtained from all, मतलब from SEBI by all the intermediaries, that is the SAT. सर एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया फिर नाचो ना, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। ऐसा नहीं है बेटा जी। अगर SEBI को कभी भी लगा कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर SEBI आपको सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकता है। मैनर ऑफ एप्लीकेशन देखिए, एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी डिटरमाइंड बाय रेगुलेशन। इसी के ये सब सिलेबस में नहीं है आपके कि आपको क्या कि पूरा प्रोसीजर होता है इसका भी कि कोई भी इंटरमीडियरी एप्लीकेशन देगी, उसके बाद फीस देगी, फिर उस इंटरमीडियरी के ऊपर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ ना, ब्रोकर, डिबेंचर ट्रस्टी, ये सब अगर आपको बनना है इंडिया में तो उसके लिए कैपिटल मतलब डिबेंचर ट्रस्टी के लिए आपकी कैपिटल 5 करोड़ होनी चाहिए,
तभी आप बन सकते हैं, तो हर कोई नहीं बन सकता, तो ऐसा पूरा रेगुलेशन है, वो सब सिलेबस में नहीं है आपके। सस्पेंशन कैंसलेशन, कि कभी भी अगर सेबी को लगता है कि आपने कुछ गलत किया है तो सेबी आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है। ऑफ कोर्स वो करने के पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी एंड देन द फाइनल डिसीजन इज ऑफ सेबी। तो सेबी चाहे तो आपके रजिस्ट्रेशन को कभी भी कैंसिल या सस्पेंड कर सकता है। सिंपल। तो इंडिया में जितने ब्रोकर काम कर रहे हैं, सेबी को कभी लगता है गलत काम कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दैट इज प्रिज्यूम्ड। चलिए, ये हो गया हमारा 12, सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 टॉक्स अबाउट इंटरमीडियरी। पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं चैप्टर सेक्शन 12 का रेफरेंस आता रहेगा। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट इंटरमीडियरीज। बात खत्म। क्लियर है यारो? चलो, अब आते हैं 12A। 12A में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूं। 12A इज अ sheer वेस्ट ऑफ द एंटायर पेज। 12A इज अ sheer वेस्ट ऑफ द एंटायर पेज। जो हेडिंग ऑफ द सेक्शन है ना, वही पढ़ना है, बस खत्म। उन्होंने उसी को घुमा फिरा के, जैसे आप बेकाम में आंसर लिख के आते ना, आप बेकाम करते हैं ना, तो बेकाम में जब आप आंसर लिख कर आते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने यहां पर लिखा है। देखो, 12A says prohibition of what is prohibited, manipulative and deceptive devices, insider trading, substantial acquisition of shares or control। ये prohibited। क्या क्या prohibited है बेटा जी? manipulation prohibited है, deceptive devices लगाना prohibited है, insider trading prohibited है, substantial acquisition of shares or control prohibited है। देखो अब क्या लिखा है। No person shall directly or indirectly use or employ in connection with the issue, purchase or sale of any securities listed or proposed to be listed on a recognized stock exchange। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी लिस्टेड सिक्योरिटी से लेकर क्या इंप्लॉय नहीं करेगा, एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि मैनिपुलेटिव है या डिसेप्टिव है। वो एट द एंड आज की तारीख में इंडिया में पूरी ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है ना, इलेक्ट्रॉनिकली होती है, तो आप कोई भी ऐसा हैकिंग करके कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं लगाओगे जिससे कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो मार्केट को, और कॉन्ट्रवीन्स in contravention of the provision of this act or the rules of the regulation made thereunder। और किसी भी तरह से आप कॉन्ट्रवीन कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप कोई भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ को। सो इफ इट ऑल यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग एनी प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, यू आर कॉन्ट्रवीनिंग, टू बी वेरी प्रिसाइज, एनी प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, इन दोज सर्कमस्टांसेस ऑल्सो यू विल बी अ वायलेटर ऑफ 12A। तो 12A का पहली बात क्या थी? प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बताया था शायद बातों में, NSE डार्क फाइबर कोलेशन केस। देखो, नहीं यार, अभी दिखा नहीं पाऊंगा, नहीं इंटरनेट चल रहा है क्या? अगर इंटरनेट चल रहा है तो मैं दिखा दूंगा आपको, बिल्कुल। अरे क्या बात है, यस, डार्क वेब नहीं, डार्क फाइबर NSE केस। डार्क फाइबर नोज कैसे हो गया? NSE ना, कोई भी दिखाता है? नहीं, ये तो बात की न्यूज है। खैर, इस न्यूज में क्या हुआ था, मतलब इससे बस आपको एक केस हुआ था NSE के अंदर, डार्क फाइबर। यहां पे उस केस के बारे में नहीं बात किया हुआ है। क्या हुआ था कि केस हुआ था एक, उसके बाद में एंड में कुछ लोगों को क्लीन चिट दी गई थी कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये तो उसका ऑर्डर है, सेबी क्लियर्स फॉर्मर MD रवि नारायण एंड 8 अदर्स, कि कुछ लोगों को क्लीन चिट दी थी कि ये इन्वॉल्व नहीं थे। केस क्या था समझाता हूं मैं आपको कि ये जब NSE फंक्शन करता है ना, NSE आप समझ रहे हो ना, NSE कितनी बड़ी चीज हो गई, मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की डीलिंग्स होती है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की डीलिंग होती है, राइट। और सब एवरी सेकेंड द शेयर प्राइस आर चेंजिंग। तो अभी हम इवनिंग में 6 PM पे लेक्चर लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको लाइव मार्केट नहीं दिखा सकता। अदरवाइज अगर आप दिन में लेक्चर होता है लाइव मार्केट देखो, आपको भी दिन में देखोगे, मनी कंट्रोल पे भी देखोगे, तो यू कैन सी द लाइव मार्केट, राइट। और आप में से काफी बच्चे शायद ट्रेडिंग भी करते हो, यू नो। सो करोड़ की ट्रेडिंग होती है। यू जस्ट इमेजिन व्हाट इफ कुछ सेकंड्स पहले आपको पता चल जाए कि शेयर प्राइस कैसे चेंज होने वाली है। डोंट यू थिंक आप उसका फायदा, मतलब भाई साहब घर की पूरी प्रॉपर्टी बेच दोगे, सारा पैसा चाहिए लगा दो यहां पे। अब अगर फ्यू सेकंड्स क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी अगर आपको पहले पता चल जाए कि शेयर मार्केट किस तरफ जाने वाला है। तो हुआ ऐसा कि NSE के अंदर कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि फाइबर केबल वाला इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उन सबको एक अच्छी फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलती है, बिकॉज टाइम इज मनी वहां ना, तो एक सेकंड में शेयर प्राइस चेंज होती है। तो ब्रोकर्स को अच्छा इंटरनेट एक्सेस मिले, तो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कुछ ऑथराइज।
एक अनऑथराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आया, अनऑथराइज, जो सेबी ने ऑथराइज नहीं किया था, एंड दैट पर्सन गेव दिस सर्विस टू फ्यू ब्रोकर, और उसने इस तरह से फाइबर ऑप्टिक्स, उस तरह से डार्क फाइबर बिठाया, उसे डार्क फाइबर कह रहे हैं बिकॉज इट्स अ केस स्कैम बना, देन फाइबर बिठाया दैट दे वर गेटिंग एक्सेस अ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स प्रायर टू अदर पीपल। तो अदर का स्लो किया या अपना फास्ट किया, बट इस तरह से किया कि बाकी पूरी जनता से, पूरी दुनिया से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पहले इनको एक्सेस मिल रहा था, एंड इट बिकेम अ स्कैम ऑफ क्रोर्स, इट बिकेम अ स्कैम ऑफ क्रोर्स। तो ये था एनएससी का डार्क फाइबर लोकेशन केस। तो अब समझना अच्छे से, तो ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ डिसेप्टिव डिवाइसेस ही तो कर लिए। तो अगर आपने कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या किसी भी तरह से कुछ डिसीव कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी किया है, तो आप 12A के अंदर वॉयलेटर है। तो ये पहली बात हो गई। और क्या लिखा है इसके अंदर, employs any device वाली बात, employs any device, scheme or artifice to defraud in connection with the issue or dealing in securities which are listed or proposed to be listed on recognized stock exchange। सेम चीज आप employ करें कोई ऐसे डिवाइस को। Then engage in any act, practice, course or business which operates or operates as fraud or deceit। आप किसी भी तरह से ऐसा कुछ कर रहे हैं which amounts to fraud or deceit under and violating any of the act, मतलब SEBI Act, Depositories Act, आप इनमें से किसी को भी violate कर रहे हैं। If you are engaging yourself in insider trading or you deal in securities while in possession of material or non-public information or communicate such material non-public information to any other person in a manner which is contravening the provision of the act or rules of the regulation। insider trading हुआ घुमा फिरा के देखो, insider trading एक बहुत बड़ा वर्ड है, it includes trading yourself based on some insider का information that is known as unpublished price sensitive information, वहां नहीं जाऊंगा मैं, बट कोई insider information है उसके बेस पे आप खुद ट्रेड कर रहे हो, this is also insider trading। and practically even if you are informing others, आपको information मिल गई, आपने 4 लोगों को बताया तू ट्रेड कर ले, this is also insider trading, this is also insider trading, right? तो आप insider trading कर रहे हैं, या फिर you acquire control of any company or securities more than that the percentage of equity share capital of a company। जो लिमिट है उससे ज्यादा अगर आप acquire कर रहे हैं, that is also violation। वो securities are listed or proposed to be listed on recognized stock exchange in contravention of the law। 12A क्या कहता है, 12A is a self explanatory section, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कुछ नहीं दिया है, क्योंकि एक्चुअली ये सेक्शन इतना वीक क्यों है, क्योंकि जो जो चीजें ये रोकता है उसके लिए सेपरेट रेगुलेशंस आ चुके हैं। इंडिया में आज की तारीख में इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का अलग रेगुलेशन है सिक्योरिटीज मार्केट में, सो देव गॉट सेपरेट रेगुलेशंस फॉर दीस आइटम्स। तो इसलिए इस सेक्शन का ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो 12A कहता है कि अगर आपने कोई भी मैनिपुलेशन किया, डिसेप्टिव डिवाइसेस लगाए, इनसाइडर ट्रेडिंग की, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स किया बियॉन्ड द लिमिट, तो आप 12A के वॉयलेटर कहलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। 13 तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा, 13 CA फाइनल के बच्चे को पढ़ाना मतलब आपको बहुत बड़ी तरीके से डाउट करना है। 13 मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, अरे मैं पढ़ा ही नहीं रहा। ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर द ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट, एक बार पार्लियामेंट ने आपके लिए अमाउंट अप्रोप्रिएट कर दिया, उसके बाद बाय लॉ इन दिस बिहाफ मेक टू बोर्ड ग्रांट ऑफ सच सम ऑफ मनी एज दैट गवर्नमेंट मे थिंक फिट। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया, चार्ट में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि जैसे ही आप समझिए पार्लियामेंट ने अप्रोप्रिएट किया, पार्लियामेंट इज अप्रोप्रिएटेड इट, देयरआफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉरवर्ड दैट मनी टू सेबी कि हाँ ये पैसा आपका है। तो ग्रांट बाय गवर्नमेंट, दैट इज सेक्शन 13, गरीब सा सेक्शन है। फिर आ जाता है फंड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फंड का सेक्शन भी, कि एक सेबी स्पेशल फंड बनता है, सेबी जनरल फंड बनता है। इसके अंदर कहां से पैसा आता है, ये 2 सोर्सेज हैं इनफ्लो के, और ये 3 यूटिलाइजेशंस है। हम पढ़ चुके हैं सारा का सारा कि क्या सोर्सेज हैं, कोई भी ग्रांट, फीस, चार्जेस आ रहा है वो है, या फिर ऑल सम रिसीव बाय द बोर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज आल्सो। किसी भी सोर्स से कोई पैसा आया तो सेबी जनरल फंड में ही जाएगा। एंड यूटिलाइजेशन क्या है, सैलरी, अलाउंस, रेम्यूनरेशन जो आपको देना पड़ता है, उसके अलावा आपको सेक्शन 11 के लिए कोई भी पैसे की जरूरत है तो यहीं से जाएगी, या फिर आपको अपने एक्ट के ऑब्जेक्टिव PPR टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, टू प्रमोट द सिक्योरिटीज मार्केट, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको पैसा चाहिए तो वो भी आपको इधर से मिलेगा। तो इसके 2 इनफ्लो समझ लो, 2 क्या मतलब, जहां से पैसा है वो इनफ्लो है, और आउटफ्लोज में 3 पॉइंट आते हैं, दैट इज फंड। और आपका आखिरी सेक्शन आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसके बाद में दुनिया बदल जाती है, लेकिन आपका एक आखिरी सेक्शन आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। उसके बाद में 15A B C D E F G H I J K H, ये जो हम आगे का पढ़ेंगे वो पूरी पेनल्टीज होगी, तो वापस आपका पूरा समय बदल जाएगा। चलो अकाउंट्स एंड ऑडिट करके एक और आपका ड्राई सा सेक्शन है, इसको रैप अप करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे यार। अकाउंट्स एंड ऑडिट, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड इन कंसल्टेशन CAG ऑफ इंडिया। सिंपल कि सेबी को अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, सेबी को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने और उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने इन कंसल्टेशन विद CAG।
So the board shall maintain proper accounts and have relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as prescribed by सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सीएजी। तो सीएजी ने जैसे बताया उस तरह से आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, ठीक है। उसका उनका क्या होगा, ऑडिट बाय सीएजी और सीएजी अपॉइंटेड पर्सन। देखो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, द अकाउंट्स ऑफ द बोर्ड शैल बी ऑडिटेड बाय सीएजी at such intervals as we specified by him, and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the board to the CAG। तो हम तो यही पढ़ते हैं CAG ही कर रहा है ऐसा, तो आपके एक्ट में ऐसे ही दिया है, तो CAG shall audit the records, the annual financial statements of SEBI, तो वैसे ही पढ़ते हैं। Rights and privileges, the CAG of India and any other person appointed by him, CAG या उन्होंने जिसको अपॉइंट किया है, in connection with the audit of the accounts board shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audits as the CAG has in connection with the audit of government account। बस यहां रुकता हूं कि CAG के पास जो ताकत गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते टाइम आती है, वही ताकत CAG के पास रहेगी सेबी के अकाउंट्स को ऑडिट करते टाइम, तो सेम पावर रहेगा। एंड इन पर्टिकुलर शैल हैव द राइट to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers to inspect any of the officers of board। Easy, ठीक है कि सीएजी ऑडिट कर, सीएजी का क्या पावर है, सीएजी नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जैसे ऑडिट करता है वो सारी पावर्स रहेगी, और प्रिसाइजली बता रहे हैं कि हाँ सीएजी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, बुक्स मांग सकता है, किसी भी व्यक्ति को इंस्पेक्ट कर सकता है, ये सारी चीजें सीएजी कर सकता है। सर्टिफाइड कॉपीज कहां जाएगा, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और दोनों हाउसेस के पास में जाएगा ये सर्टिफाइड अकाउंट्स एंड ऑडिट, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सेबी to be forwarded to central government. The accounts of board are certified by CAG or any person appointed by him in this behalf। CAG या जिसने भी उसको, CAG ने जिसको भी अपॉइंट किया था, together with the audit report shall be forwarded annually to central government and that government shall cause the same to be led before each house of parliament। हा चलिए क्या देखा हमने यहां पे, हमने यहां पे देखा एकदम शांत चित्त से हमने ये देखा यहां पे कि क्या हो रहा है यारों। यहां पे सिंपल तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो लास्ट सेक्शन देखा ना, सेक्शन 15, कुछ बात ही नहीं करता, अरे लड्डू, द सेक्शन इज लड्डू। क्या है इसके अंदर, इसमें इतना सा बोला कि सेबी को अकाउंट्स मेंटेन करने, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। कैसे बनाना है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा इन कंसल्टेशन सीएजी, फिर वो किसके पास जाएगा, सीएजी के पास, सीएजी उसको अच्छे से ऑडिट करेगा या फिर किसी और को ऑर्डर करके ऑडिट करवाएगा, ठीक है। सीएजी ने ऑडिट कर दिया, फिर वो किसके पास आएगा, सीएजी के पास पावर है कि वो आपका पूरा जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑडिट करता है तब जो पावर्स आती है वो सारे पावर्स यहाँ पे भी रहेगी। उसके बाद किसके पास जाएगा, जब ये सब हो चुका है उसके बाद में सीएजी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट, इन दोनों को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट, देखो यहां पे लिखा है ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ में ऐड कर देता हूं मैं अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट, आप भी ऐड कर लो अपने इसमें, आप भी ऐड कर लो, अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट विल बी गिविंग इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा और ये बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्लेस किया जाएगा। वाह, चलिए, ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल, यस पीपल। चलिए कहां पे हम लोग हैं 15 पे पहुंच चुके हैं। यहां पे हमारे 3 चार्ट हुए यार, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम लोग कोशिश ऐसे कर रहे हैं कि बड़ी समय लग रहा है बट हम अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, उसके बाद में नोट्स को एक बार कवर करने की कोशिश करें सो दैट वील हैव दैट बिलीफ कि हाँ आपने पूरा मॉड्यूल एक बार रीड कर लिया है। बिफोर गोइंग टू राइट एनी थ्योरी पेपर, दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल थिंग्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 things। One, that we have read the entire module, इंस्टीट्यूट का पूरा मैथ अच्छे से कवर्ड है, एंड सेकंड इज यस हमें पूरा रिकॉल हो रहा है, तो रिकॉल होगा ही सही बिकॉज ओइंग टू द प्लान आई हैव फॉर रिविजन एज वेल, तो आपको रिकॉल तो होगा लेकिन एक कॉन्फिडेंस साथ में डेवलप होना चाहिए कि आपका पूरा मैथ कवर हो रहा है। क्लियर है यारो, तो आई गेस यू आर ऑल हियर विथ मी इन अ सुप्रीमली सॉर्टेड फैशन। क्लियर है क्या, चलिए, आर यू विथ मी, टेल मी, क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आप मेरे साथ हैं क्या? क्या बात है, ब्यूटीफुल 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 पीपल। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं सेबी एक्ट के पास। आज एक्चुअली आपका सेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, इस कारण से शायद मैं पेनल्टी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा आज, बट हाँ अभी तो जो देखा है वो मुझे आपको कुछ दिखाना था, वो दिखाता हूँ। और जी सेबी एक्ट चाहिए मुझे, अमेंडमेंट एक्ट नहीं चाहिए, सेबी का एक्ट चाहिए। यस, ये रहा, सेबी की वेबसाइट है, यहाँ पे सारे रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं। हमें चाहिए एक्ट, हमें दे दो डाउनलोड करके एक्ट, बहुत ही बढ़िया। ओपन फाइल, आ जाओ।
चलिए फोकस किया। सो हम लोग कहां तक पहुंच चुके, एकदम कंफर्टेबल। देखो बेटा जी, हमने सबसे पहले चार्ट 1 में क्या पढ़ा, यहां से लेकर यहां तक, ऐसा समझो। चार्ट 2 में हमने पढ़ा सिर्फ ये, और चार्ट 3 में हमने पढ़ा है ये अभी यहां से लेकर यहां तक। दिस इज चार्ट 3। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, मतलब यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अभी तक जो पढ़ा है वो एकदम सॉर्टेड है, एक एक चीज दिल में उतरी हुई है। देखो यार, हमने यहां से यहां तक पढ़ा सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल सेबी एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट कब हुआ था बताओ मुझको, 30 जनवरी 1992। डेफिनेशन सेक्शन में एंड में बताऊंगा, कुछ भी आपके काम की डेफिनेशन अभी तक आई नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड, तो बोर्ड इज अ सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बोलती है आपके दिमाग में 4-5 चीजें आ जानी चाहिए। ओ भाई साहब, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील है उसके पास में, इट कैन स्यू समवन एंड बी स्यूड, इट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, डिस्पोज प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। फिर है मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड। मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड मैंने आपको बताया कि ये सेबी है, सेबी का बोर्ड होता है, उसमें एक चेयरमैन होता है, 2 ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, 1 ऑफिशियल ऑफ आरबीआई होता है, 5 अदर ऑफिशियल्स आउट ऑफ होम 3 हैव टू बी फुल टाइम मेंबर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सब हमने कवर किया, ठीक है साहब, ये हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो है ना, ये जो पहला वाला है ना, दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है, नोटिफाइड, दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है। और ये जो 2 हैं, दीज आर 2 ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज 1 ऑफिशियल ऑफ आरबीआई। ये सब हमने देखा। फिर आया टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन मेंबर ऑफ द बोर्ड। तो ये सब आया कि टर्म कितना हो सकता है, 5 years, up to the age of 65 can he be reappointed? Yes, but up to the age of 65। फिर इस बीच हमने क्वालिफिकेशन भी पढ़ लिया, a person who has to be an IAS, मतलब क्या, a person of ability, integrity and standing, who has shown problem solving skills in securities market or has special knowledge and experience in, फिर वो सारा accountancy, economics, law, finance and any other discipline specified by board, क्लियर है। फिर आया रिमूवल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, कि भाई साहब अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो IEOU ऐसे आवाज निकाले तो उसको निकाल सकते हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट हो तो उसको निकाल सकते हो, अनसाउंड माइंड का हो सकता है उसको निकाल सकते हो, अगर कोई पोजीशन को अब्यूज कर रहा है उसको आप निकाल सकते हो, अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिडिटी उसको निकाल सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप किसी को निकालना चाहते हो 3 month रूल से निकाल सकते हो, 3 महीने की सैलरी देके, 3 महीने का नोटिस देके। कोई व्यक्ति छोड़ना भी चाहता है तो 3 month का नोटिस देके छोड़ सकता है। देन मीटिंग के बारे में पढ़ा कि मीटिंग उनकी होती है सिंपल तरीके से एंड एज स्पेसिफाइड, तो हमें उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं था। मेंबर नॉट टू पार्टिसिपेट, अगर कोई व्यक्ति जो यहां पर आपके सेबी के बोर्ड का मेंबर भी है और किसी कंपनी का डायरेक्टर भी है और आपके सामने कोई ऐसा मैटर आ जाता है इन विच ही इज इंटरेस्टेड, तो ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्क्लोज दैट ही इज इंटरेस्टेड एंड साथ ही साथ ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्क्लोज दैट ही इज इंटरेस्टेड एंड नॉट टू पार्टिसिपेट। वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी प्रकार की अगर वैकेंसी है, कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ था, वी वर नॉट प्रॉपर्ली कंपोज्ड, हमारे अंदर कोई व्यक्ति जिसका अपॉइंटमेंट ही गलत हुआ था, इन सब में से अगर कोई कारण भी है तो भी जो भी एक्ट्स बोर्ड ने लिए वो सब वैलिड रहेंगे। ये हो गया था हमारा चार्ट 1। चार्ट 1 में टू बी वेरी प्रिसाइज 8 सेक्शन कवर्ड नहीं है, बट हाँ हम इसको चार्ट 1 तक ही मानते हैं। फिर आया चार्ट 2। चार्ट 2 वाज प्रीटी बोरिंग एंड ड्राई, बट हाँ वी हैव टू रीड इट सो दैट आगे मजा आएगा, सिंपल। तो चार्ट 2 में हमने पावर्स पढ़ी, पूरा एक चार्ट पढ़ लिया कि ये मेजर्स हैं, ये पावर्स अंडर सेबी एक्ट है, ये पावर्स अंडर SCRA हैं, SCRA का अच्छा बैकग्राउंड लिया हमने। फिर हम लोग यहां पर आए चार्ट 3 पे। चार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला 11 ABCD, ये तो हमने अभी ड्यू रखा है, तो 11 ABCD A, बोर्ड हैज अ पावर टू प्रोहिबिट और रेगुलेट द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट और एनी ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर पढ़ा बोर्ड हैज अ पावर टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पहले तो पढ़ा कि 2 केसेस में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, कौन से 2 केसेस में, इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट, पहला एस्पेक्ट। और दूसरी चीज क्या, कि इफ एट ऑल एनी पर्सन हैज वायलेटेड एनी रूल, रेगुलेशन, एक्ट और एनी ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, तो इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो सकती है। फिर हमने बहुत कुछ पढ़ा कि इन्वेस्टिगेशन में उनको चुपचाप बुक्स दे देना, और बुक्स अगर दिए तो वो उसको 6 months तक रख सकते हैं, वापस भी मांग सकते हैं, ये सारे पार्ट हमने पढ़े। फिर इंपाउंडिंग हो जाएगी अगर हमें लगता है कि आप फॉल्सिफाई या फिर ऑल्टर ही कर दोगे। फिर हमें कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ता है सर्च सीजर वगैरह के लिए, लेकिन अगर कोर्ट लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट अप्रूवल नहीं देगी अनलेस इट इज अ केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। ये सब कुछ हमने पढ़ा, बहुत आसान था। 11D सीज एंड डिसमिस ऑर्डर। सीज एंड डिसमिस ऑर्डर क्या है कि अगर हमें लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने वायलेट किया है या वायलेट करने वाला है, हैज वायलेटेड द एक्ट और अबाउट टू और लाइकली टू वायलेट एनी प्रोविजन, इन दोस सर्कमस्टेंसेस सीज एंड डिसमिस ऑर्डर कैन बी ऑर्डर्ड बाय बोर्ड। लेकिन यहां पे हमने देखा कि
आपको किसी लिस्टेड कंपनी और कंपनी इंटेंट्स टू बी लिस्टेड के अगेंस्ट चाहिए तो ऐसे मिलेगा नहीं. इट हैज टू बी अ केस, इट हैज टू बी अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन हुआ है. 11 ABCD. फिर हमारे 12 पे सारे इंटरमीडिएट्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा और सेबी को अगर लगता है तो सेबी उसे कैंसिल या सस्पेंड कर सकता है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. 12. फिर आया 12A, ये जो सेक्शन खुद ही अपनी बात करता है. मैनिपुलेशन मत करना भैया जी, है ना. कोई ऐसा डिसेप्टिव डिवाइस मत लगाना, फ्रॉड मत करना भैया जी, फ्रॉड एंड डिसीट यहाँ पे कुछ मत करना भैया जी, इनसाइडर ट्रेडिंग मत करना एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर अगेंस्ट द एक्ट मत करना. फिर 13, 14, 15 सबसे बोरिंग सेक्शन, ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई दमदार सेक्शन नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही आपको पार्लियामेंट आपका पैसा अलग रख देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट आगे पहुंचा देगा. फंड, सेबी का एक जनरल फंड बनेगा जिसके अंदर सारे इन्फ्लोज भी आएंगे, सारे चार्जेस, ग्रांट, फीस सब यहां पर आएगा और जो सैलरीज देनी है, जो हमारे ऑब्जेक्ट को पूरे करने के लिए, हमारे पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो पैसा चाहिए वो सब यहीं से मिलेगा. एंड लास्ट पॉइंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, कि सेबी हैज टू मैंडेटरीली मेंटेन एनुअल अकाउंट, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उससे बनेगा एनुअल अकाउंट्स एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सीएजी. ये आपको देना है सीएजी को, सीएजी उसका ऑडिट करेगा. इसका ऑडिट और साथ में ऑडिट रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो उसको पार्लियामेंट में बोथ हाउसेस में प्लेस करेगा. सीएजी का पावर है इस बीच कि आपसे कोई भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकता है, जैसे कि सीएजी का पावर होती है व्हाइल ऑडिटिंग एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. कैन यू टेल मी दैट अप टिल हियर यू पीपल आर सुपर सॉर्टेड? कैन यू टेल मी दैट अप टिल हियर यू पीपल आर सुपर सॉर्टेड? एंड मैं अभी से आपको बता देता हूं कि अगला टास्क क्या है. अगला टास्क है यहां से यहां तक. दिस इज गोइंग टू बी आवर चार्ट नंबर 4. दिस इज गोइंग टू बी आवर चार्ट नंबर 4. बस कैन यू टेल मी कि यहां तक तो सर बस खत्म हो गया. एंड टुडे व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग जो कि हमने अभी तक पढ़ा था. सो आर यू ऑल सुपर 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 सॉर्टेड अप टिल हियर? यस पीपल. तो बस मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं. आज का हमारा थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्मॉलर सेशन रहेगा बिकॉज द लेक्चर स्टार्टेड लेट एंड एवरीथिंग. तो आज यहीं पे हम रुकेंगे. नेक्स्ट सेशन के अंदर हम धुआंधार तरीके से चार्ट 4 शुरू भी कर देंगे और खत्म भी कर देंगे. क्लियर है? तो कल का सेशन बेहतरीन रहेगा जिसमें सारी की सारी पेनल्टीज का कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा. ओके, सो थैंक यू सो मच पीपल एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस. एंड आई एक्चुअली लिटरली मीन दिस बिकॉज वाइल रीडिंग थियोरी ना कैसा है कि मेरे लिए क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना रखना बहुत आसान हो जाता है कि मैं उन चार्ट से पढ़ा के और आगे बढ़ जाऊं तो बहुत एकदम क्लास इंटरेस्टिंग रहती है. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब तक नोट्स एक बार वर्ड टू वर्ड एक एक चीज कवर नहीं होगी ना, ये आपको आफ्टर क्लास का बेनिफिट नहीं देगा. अदरवाइज क्या होगा, क्लास के बाद आपको खुद से मेहनत तो करनी पड़ेगी. आप समझ रहे हो? एनीवेज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, क्लास का पढ़ना पड़ेगा. लेकिन एक बार क्लास का यू विल बी ऑल सॉर्टेड कि हाँ पूरा मैट एकदम अच्छे से दिल में उतर चुका है. सो वंस यू हैव दैट फीलिंग ना, सो दैट्स द बेनिफिट यू गेट इट. राइट? सो विद दैट इंटेंशन थोड़ा सा बीच में ही होता है कि हाँ नोट्स को कवर करना गेट्स मोनोटोनस एट अ सीए फाइनल लेवल. राइट? बट आई बिलीव दैट इज अ नेसेसिटी सो दैट एट द एंड जो पर्पस है ना क्लासेस का कि आपको घर पे वो एफर्ट्स तो नहीं लेने पड़े, दैट गेट्स सर्व्ड. राइट? सो विद दैट thank you so much for your nice patience you show while we go through the topic, and I'll see you people tomorrow with the same zeal so that we'll hit the chart number 4 and we'll be all sorted. And जिस दिन हमारे चैप्टर खत्म होगा ना, उस दिन आपका एक बहुत सुप्रीम बेहतरीन रिवीजन लेने का प्लान करो जिसमें एक क्लिप में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा. एंड वो क्लिप आपके पास रहेगा एज इन एन ओपन फैशन, सो आप वो क्लिप कितनी भी बार देख सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन. तो उससे क्या होगा कि ये क्लिप आपके साथ रहेगा तो सेबी एक्ट विल नेवर बी अ ट्रबल फॉर यू. मतलब सेबी एक्ट का एक एक पॉइंट उसके अंदर कवर होगा, लेकिन उसके पहले अच्छे से डिटेल में समझना जरूरी है ताकि वो रिवीजन में उस पेस पे आप मेरे साथ में भाग सकें. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस एंड आई विल सी यू पीपल टुमारो. बाय बाय.